Hello all, welcome to the second video of Learn with Nursing Elite. Today we are going to discuss about sickle cell anemia. वो जैसे कि इस डिसऑर्डर का नाम है, हम उसके नाम से इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो नाम है सिकल सेल अनीमिया। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि एक अनीमिया है जिसमें सेल्स यानी कि आरबीसीज सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप कैसी होती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। अब हम देखते हैं इस डिसऑर्डर का डेफिनेशन। तो इट इज़ एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ आरबीसीज इन विच हीमोग्लोबिन ए इज़ पार्टली और कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय एचबीएस। तो इस डिसऑर्डर को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है और सेकंड हीमोग्लोबिन ए क्या है, हीमोग्लोबिन एस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो सिकल सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल आरबीसी है वो बाई कनकेव शेप का होता है और बीच से वो काफ़ी थिन होता है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाए। लेकिन जो सिकल सेल है वो एक इस शेप का देखने को लगता है और इसको क्रीसेंट शेप भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हीमोग्लोबिन ए क्या चीज़ है और हीमोग्लोबिन एस क्या है। तो वैसे तो हीमोग्लोबिन बहुत टाइप का होता है हमारी बॉडी में, लाइक HbA, HbF, HbS, HbA2। लेकिन मेनली इस डिसऑर्डर को समझने के लिए हम दो की बात करेंगे, एक HbA और एक HbF, और HbS भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं HbA की। तो HbA जो है वो क्या है, HbAA मतलब एडल्ट्स। तो हीमोग्लोबिन ए जो है वो एडल्ट्स में पाया जाता है और इसमें दो अल्फा चेन्स होती हैं और इसमें दो बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए एडल्ट्स में पाया जाता है, इसमें दो अल्फा ग्लोबिन चेन्स होती हैं और टू बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन एफ की। तो जो हीमोग्लोबिन एफ है ये क्या है, ये फीटस में पाया जाता है, फीटस और न्यूबॉर्न में। और इसमें क्या होता है, दो अल्फा चेन्स होंगी, वो तो सेम है, दो अल्फा चेन्स होंगी और इसमें दो गामा चेन्स होंगी, इसमें बीटा चेन्स नहीं होंगी। दो अल्फा चेन्स होंगी और दो गामा चेन्स होंगी। लेकिन लेटर लाइफ में जैसे 5 to 6 मंथ्स का जब बेबी हो जाता है, जैसे बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन एफ है वो हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से कन्वर्ट उसमें नहीं होता है। इस प्रोसेस में 5 to 6 मंथ्स जो हैं वो लगते ही हैं। तो बर्थ के 5 to 6 मंथ्स तक ये मतलब कन्वर्ट होगा हीमोग्लोबिन ए में। अब हम देखते हैं इस डिसऑर्डर का पैथोफिजियोलॉजी। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने पीछे भी बोला। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या चीज़ है कि मतलब हर एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, एक मदर से आती है और एक फादर से। अगर दोनों कॉपीज़ जो हैं वो म्यूटेटेड है, मतलब दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल डिजीज़ है, तो बेबी को भी सिकल सेल डिजीज़ होगी। ठीक है, अगर दोनों कॉपीज़ अफेक्टेड हैं तो बेबी को भी सिकल सेल डिजीज़ होगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पेरेंट अफेक्टेड है और एक दूसरा पेरेंट नॉर्मल है, तो बेबी को कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं होगी, लेकिन उसको कहा जाएगा सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, कि वो सिकल सेल ट्रेट कि वो बेबी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, मतलब उसमें उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सिकल सेल ट्रेट बोला जाएगा, जिसमें एक पेरेंट अफेक्टेड था और एक पेरेंट नॉर्मल था। तो बेबी ने ये डिजीज़ जो, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों का होना ज़रूरी है। और पैथोफिजियोलॉजी में और क्या है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच 6th जीन ऑफ 11th क्रोमोसोम इज़ म्यूटेटेड। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से क्रोमोसोम नंबर में म्यूटेशन होगी, तो क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन होगी और उसका कौन सा जीन, 6th जीन। और किस तरह की म्यूटेशन होगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये चीज़ नोट कर लें कि इस तरह की म्यूटेशंस को बोला जाता है, इस तरह की म्यूटेशंस को कहा जाता है मिस सेंस म्यूटेशन। इसमें होता क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे कोई और न्यूक्लियोटाइड होना था, उसकी जगह
कोई और न्यूक्लियोटाइड लग गया, मतलब वो रिप्लेस हो गया किसी और न्यूक्लियोटाइड से। तो इस कंडीशन में क्या है, इसमें कैसे मिससेंस म्यूटेशन हुई, क्योंकि इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या लग गया, वैलिन। और कहाँ पे, क्रोमोसोमन नंबर 11 की जो बीटा चेन थी, जो बीटा ग्लोबिन चेन थी, उसके 6th पोजीशन पे। अब वो कैसे, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे कि आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल सेल में क्या होना था, क्या कोडिंग थी, गुआनिन GAG, गुआनिन एडिनिन, फिर से गुआनिन, और साइटोसिन थायामीन साइटोसिन, ठीक है। और उससे कौन सा अमीनो एसिड बनना था, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, जो सिकल सेल है उनमें क्या हुआ, जहाँ पे एडिनिन होना था वहाँ पे आ गया थायामीन, और जहाँ पे थायामीन होना था वहाँ पे आ गया एडिनिन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मैं टिक करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एडिनिन और थायामीन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थायामीन और एडिनिन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्लूटामिन है उसकी जगह क्या कोड हो गया, क्या बन गया, वेलिन। वेलिन बन गया तो म्यूटेशन होगी। और कौन सी म्यूटेशन हुई, क्योंकि अमीनो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हुई, इसलिए म्यूटेशन का नाम पड़ गया मिस सेंस म्यूटेशन। अब आपको ये तो पता चल गया कि ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से, सिकल सेल अनीमिया में। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो क्या है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है, मैं GLU से डिनोट कर रही हूँ, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ठीक है, इतना याद रखिए। जबकि जो वैलिन है, जो वैलिन है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो ऐसे H से डिनोट कर रही हूँ मैं, फोबिक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल RBCs थे वो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या है, वाटर। तो जो वैलिन होगा, क्योंकि जो सिकल सेल्स हैं उनके अंदर वैलिन है, तो वैलिन है, हाइड्रोफोबिक है, तो जो सिकल सेल्स होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि वो एक, मतलब वाटर से फोबिक हैं, फोबिया है वो, तो वाटर फोबिक हैं, इसलिए वो क्या करेंगे कि एक दूसरे से चिपक के रहें, क्लम्प करके रहें, ताकि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाएँ। इसलिए सिकल सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्लम्प होते हैं, और उनकी शेप भी इस तरह की होती है ताकि उनके जो एंड्स हैं वो इनवर्ड को बेंड करे होते हैं, ताकि वो उनको वाटर के कॉन्टैक्ट में, यानी कि ब्लड के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना आना पड़े। जबकि जो नॉर्मल RBCs हैं वो बाइकनकेव शेप के हैं, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, वो किधर को भी मूव, मतलब वो फ्लेक्स हो सकते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि जो सिकल सेल्स थे वो क्लम्प क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। अभी हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला है पेन इन पेन इन जॉइंट्स। तो पेन इन जॉइंट्स क्यों होगी, उसका रीज़न यही है कि जो ब्लड वेसल्स में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो क्लम्पिंग की वजह से क्या हो जाएगा, मोस्टली जॉइंट में पेन होगी, ठीक है। सेकंड आया डिजीनेस। डिजीनेस क्यों होगा, अब जो ब्लड है, जो सेल्स हैं वो क्लम्प कर रहे हैं, एक साथ क्लम्प कर रहे हैं, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो लो O2 की वजह से क्या होगा, लो O2 कंटेंट की वजह से क्या होगा, डिजीनेस। सेम रीज़न है फटीग होने का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने का। पेलर क्यों हो रहा है, पेलर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको RBCs नहीं मिल पा रहे हैं, डिक्रीज RBCs, ठीक है, तो पेलर होगा, जॉन्डिस भी होगा। विजुअल प्रॉब्लम क्यों हो रही है, विजुअल प्रॉब्लम सेम रीज़न है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो जो रेटाइना की ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो विजुअल प्रॉब्लम। अब एक चीज़ है डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस क्या है, डेक्टिलाइटिस है स्वेलिंग ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स मतलब हैंड एंड फीट, और इसको हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी कहते हैं हम, ठीक है। तो वो क्यों होगा, सेम रीज़न की ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं है। और क्या क्या होगा, और जो साइन एंड सिम्टम है उसमें आएगा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन क्यों होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में स्प्लीन जो है, स्प्लीन एक ऑर्गन है बॉडी का जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्प्लीन का, तो वो इसमें डैमेज हो जाता है, या कई बार हम स्प्लीनेक्टमी सर्जरी करके भी उसको निकाल देते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि स्प्लीन कैसे डैमेज होता है, क्या होता है, उसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम हुई तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होंगे। सेकंड है डिलेड ग्रोथ। डिलेड ग्रोथ क्यों होगी, इसका रीज़न भी सेम है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी। उसके बाद है कोल्ड हैंड एंड फीट। कोल्ड हैंड एंड फीट क्यों होंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड। पेलर भी सेम, पीछे हमने शायद डिस्कस कर लिया पेलर के बारे में। अब क्या है
कि जिस भी पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है उसको सिकल सेल क्राइसिस हो जाता है अगर वो किसी भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाए जहाँ पे बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो चला जाए तो उसको सिकल सेल क्राइसिस होने के चांसेस है। ये 4 तरह का हो सकता है। सबसे पहला है वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। तो वेजो मतलब वेसल, ऑक्लूसिव मतलब ऑक्लूजन हो जाना, रुक जाना। तो जो बहुत सारे सेल्स हैं वो आपस में क्लम्प हो गए हैं, उन्होंने एक तरह का क्लॉट बना लिया है, तो ब्लड आगे नहीं मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। और उसकी वजह से क्या होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगी हैंड्स एंड फीट की, डिजिट्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। ये सब इसके साइन है। पेन इसका मतलब मेन साइन एंड सिम्टम। और फर्स्ट साइन, ये प्राइमरी साइन है, फर्स्ट साइन है जो बेबीज़ में जिनको सिकल सेल अनीमिया है उनमें ये देखा जाता है। अब जो सेकंड चीज़ है वो है स्प्लेनिक स्क्वेस्ट्रेशन। तो स्प्लेनिक स्क्वेस्ट्रेशन का एक सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देती हूँ। स्क्वेस्ट्रेशन का मतलब है पूलिंग ऑफ आरबीसीज इन स्प्लीन। मतलब क्या है कि आपको पता है कि स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कब्रिस्तान। मतलब आरबीसीज जहाँ पे जाके डैमेज होते हैं। तो ये डैमेज जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पेन 10 to 20 डेज़ है ओनली। तो उसके बाद ये क्या कहाँ जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे डैमेज होने के लिए। डैमेज होने के लिए स्प्लीन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूल हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे स्प्लीन में। स्प्लीन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा अनीमिया होगा, सेकेंड शॉक होने के चांसेस हैं। और जो तीसरा टाइप है इसका वो है हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। तो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, हीमोलाइटिक मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, वो बहुत ज़्यादा होगा। हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेलर होगा क्योंकि आरबीसीज नहीं मिल रहे हैं, जॉन्डिस होगा, रेटिक्यूलोसाइटोसिस। रेटिक्यूलोसाइट बोला जाता है इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसीज को। तो जब इमेच्योर ही आरबीसीज टूट जाएंगे तो रेटिक्यूलोसाइटोसिस होगा। जो फोर्थ और लास्ट टाइप है क्राइसिस का वो है ए प्लास्टिक क्राइसिस। तो ए प्लास्टिक क्राइसिस में क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा बनेंगे नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी अनीमिया के जो डिजीनेस है, जो एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सब तो होगा ही, साथ में इंक्रीज चांसेस होंगे इन्फेक्शन के और डिलेड ग्रोथ क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगी कि जो सिकल सेल ट्रेट वाले लोग हैं उनमें कभी भी मलेरिया नहीं होता। उनको प्लाज्मोडियम अटैक तो करता है पर मलेरिया नहीं होता उनमें। लेकिन उससे पहले, ये बताने से पहले मैं उससे भी इंटरेस्टिंग आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि जो सिकल सेल डिजीज़ है वो कभी भी न्यूबॉर्न या फीटस या न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को नहीं मिलेगी। वो देखने को मिलेगी 5 to 6 ईयर्स, 5 to 6 मंथ्स के बाद। उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो 5 to 6 मंथ्स के एज में अपीयर होंगे। वो क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो सिकल सेल डिजीज़ है वो किसको अफेक्ट करती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को। यही पढ़ा हमने कि जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की उसको अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है कि जो बीटा चेन है वो जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उसका जो बीटा चेन में 6th जो पोजीशन है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन गया। ठीक है, तो इसने अफेक्ट किसको किया, बेसिकली बीटा चेन को। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं और जो फीटस हैं उनमें हीमोग्लोबिन एफ है। हीमोग्लोबिन एफ में तो बीटा चेन होती नहीं है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। उसमें तो 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं। जबकि जो हीमोग्लोबिन ए है उसमें बीटा चेन होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। और हीमोग्लोबिन एफ कब कन्वर्ट होता है हीमोग्लोबिन ए में, 5 to 6 मंथ्स ऑफ एज। इसलिए जो सिकल सेल डिजीज़ है वो 5 to 6 मंथ्स की एज में उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, ये रीज़न है। अब जो सेकंड मैं आपको बोल रही थी कि सिकल सेल ट्रेट वाले लोगों में मलेरिया नहीं होता, उसके 2 मतलब रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 2 रीजंस बताए हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो आरबीसीज हैं जब प्लाज्मोडियम उनको अटैक करता है तो उसकी एक लाइफ साइकिल चलती है अंदर। उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम चाहिए, तब जाके इन्फेक्शन होगा। लेकिन जो ये हैं इनका तो लाइफ स्पैन ही इतना कम है, 10 to 20, उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। और सेकंड रीज़न है कि जो सिकल सेल डिजीज़ वाले, सिकल सेल ट्रेट वाले जो आरबीसीज हैं वो कैसे होते हैं, वो डैमेज होके पोरस हो गए होते हैं। पोरस
पोरस हो गए होते हैं। पोरस होने की वजह से उनमें से जो पोटाशियम है वो लीक कर जाता है, के पॉजिटिव लीक कर जाता है। जब के पॉजिटिव लीक कर जाता है तो प्लाज्मोडियम ग्रो ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए के पॉजिटिव इज़ वेरी नेसेसरी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मलेरिया बेल्ट है, मतलब वर्ल्ड के जो एरिया जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे सब सहारन अफ्रीका हो गया, या ट्रॉपिकल एशिया, या फिर मेडिटेरेनियन यूरोप, वहाँ के लोगों में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था। मलेरियल बेल्ट उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या किया नेचर ने, एक प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए, एक रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए, उन लोगों में सिकल सेल ट्रेट अब देखा जाने लगा है बहुत ज़्यादा, या सिकल सेल डिजीज़ बहुत देखी जाने लगी है। क्योंकि वो क्या हो रहा है, उससे मलेरिया, वो लोग मलेरिया से बच जाएंगे, उनमें मलेरिया नहीं होगा फिर ना। इसलिए ये एक रीज़न भी है, ये एक माना जाता है कि उन लोगों में इसलिए बहुत ज़्यादा सिकल सेल डिजीज़ अब देखने को मिल रही है। तो अभी हम जल्दी जल्दी देखते हैं इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं। वैसे तो बहुत सारी नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, लेकिन मेनली है कि ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को, हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, कोई भी स्ट्रेसर नहीं होने देना है उसको, क्योंकि उस वजह से सिकल सेल क्राइसिस हो जाएगा। पेन रिलीवर्स प्रोवाइड करने हैं जो कि डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किए हैं। वैसे तो मेन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है हाइड्रोक्सी यूरिया। और अगर पेशेंट, वैसे तो आइबुप्रोफेन दे सकते हैं पेन रिलीव करने के लिए, वैसे डॉक्टर एडवाइस पे है पर फिर भी। लेकिन अगर जिनकी बहुत ज़्यादा पेन होती है, जॉइंट पेन, इसमें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो उसको नारकोटिक एनाल्जेसिक देते हैं। बट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो इसकी, इसमें एक ड्रग को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, वो है मेप्रीडीन। ठीक है, मेप्रीडीन को कभी भी सिकल सेल क्राइसिस वाले पेशेंट्स को नहीं देते हैं। इसका रीज़न है कि मेप्रीडीन एक ड्रग है, जब ये बॉडी में जाती है तो इसका एक मेटाबोलाइट बनता है। मेटाबोलाइट का नाम है नॉरमेप्रीडीन। नॉरमेप्रीडीन, डू इग्नोर द स्पेलिंग्स एंड द राइटिंग एज वेल। तो नॉरमेप्रीडीन क्या करता है, जब बॉडी में जाता है तो बच्चे को सीजर कॉज करता है, एंग्जाइटी कॉज करता है, ट्रेमर कॉज करता है। इसलिए मेप्रीडीन को करना है बिल्कुल अवॉइड। अब लास्ट में अब हम देखेंगे पोटेंशियल एमसीक्यूज क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है विच ड्रग इज़ अवॉइडेड इन सिकल सेल एनीमिया। तो अभी अभी हमें पढ़ा है, आंसर वुड बी मेप्रीडीन। अगला क्वेश्चन है इन सिकल सेल डिजीज देयर इज ए डिफेक्ट इन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सी चेन में अफेक्ट करता है, आंसर है बीटा चेन। उसके बाद है विच क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, 11th। कौन सा अमीनो एसिड रिप्लेस होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। वेलिन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इसीलिए सेल्स क्या करते हैं, क्लम्प करते हैं। और एक और की क्वेश्चन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन में हाइड्रेशन डाल रखा हो या और भी जो हैं वो डाल रखे हों, और आपसे पूछा गया हो कि कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।